Hello everyone, welcome to class number 67 of the chapter Programming Using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने स्टोरेज क्लास के बारे में पढ़ा था कि स्टोरेज क्लास क्या है, स्टोरेज क्लास को हम सी प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं, और ये भी हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस हैं। मेनली सी प्रोग्रामिंग हमें चार तरह के स्टोरेज क्लासेस प्रोवाइड करता है। क्या क्या है? ऑटो स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। ये चार तरह का स्टोरेज क्लास हमें प्रोवाइड करता है सी प्रोग्रामिंग, जिसको यूज करते हैं हम हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम करते वक्त। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे वो चार तरह के स्टोरेज क्लासेस के बारे में एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास के बारे में, जिस स्टोरेज क्लास का नाम है ऑटो स्टोरेज क्लास। तो ऑटो स्टोरेज क्लास हम किस तरह के स्टोरेज क्लास को बोलते हैं? अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जबकि हमें पता है स्टोरेज क्लास को हम क्यों यूज करते हैं, टू रिप्रेजेंट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए वेरिएबल। एक वेरिएबल के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं स्टोरेज क्लासेस को। तो किस तरह का एडिशनल इंफॉर्मेशन कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप हमारे प्रोग्राम के अंदर कहां पे है। स्कोप मतलब वो पर्टिकुलर वेरिएबल हमारे प्रोग्राम के अंदर कहां पे एक्सेसिबल हो सकता है, कहां पे एक्सेसिबल नहीं हो सकता। उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम हमारे प्रोग्राम के अंदर कब तक है, मतलब वो पर्टिकुलर वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल कब तक उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को होल्ड करके रखेगा। उसके साथ साथ हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन कहां पे है, प्राइमरी मेमोरी रैम में या फिर रजिस्टर में। तो ये तीन एडिशनल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं स्टोरेज क्लासेस को। सो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास इज ऑटो स्टोरेज क्लास। ओके, तो नॉर्मली हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? नॉर्मली हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ऐसे कोई भी डाटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, सेमीकोलन। ओके, तो ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल मतलब क्या? दो तरह के वेरिएबल मेनली होते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो लोकल वेरिएबल किस तरह के वेरिएबल को बोलते हैं? जिस तरह का वेरिएबल, सपोज यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा मेन फंक्शन से शुरू करके। ओके, और यहाँ पे मेन फंक्शन का ओपन करली ब्रेसेस से क्लोज करली ब्रेसेस के अंदर अगर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूं, सॉरी एक वेरिएबल अगर डिक्लेयर करता हूं, तो उस वेरिएबल को हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। द वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड ए पर्टिकुलर ब्लॉक। कोई एक ब्लॉक के अंदर अगर हम डिक्लेयर करते हैं कोई वेरिएबल को, तो उस तरह के वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? उस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ओके, और अगर हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जिस वेरिएबल को कि हम कोई भी ब्लॉक में यूज कर सकते हैं, उस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। द वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड इन द ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन इज नोन एज global variable, and the variable which is declared inside any particular block, then this type of variable is known as local variable। तो हम ऑटो स्टोरेज क्लास को यूज करते हैं किस तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए? लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं ऑटो स्टोरेज क्लास को। ओके, तो ऑटो स्टोरेज क्लास को यूज करके अगर हम कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वहां पे ऑटो स्टोरेज क्लास को यूज कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द ऑटो कीवर्ड। ऑटो कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन ऑटो स्टोरेज क्लास वेरिएबल। एक ऑटो स्टोरेज क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह का कीवर्ड, उस कीवर्ड को बोलते हैं ऑटो कीवर्ड। ओके, ऑटो मीन्स व्हाट? ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ऑटोमेटिक मीन्स ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास हम किस तरह के स्टोरेज क्लास को बोलते हैं? अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके या फिर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास यूज करके, तो जिस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर मैंने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, वो ब्लॉक खत्म होने के बाद ही ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल का क्या होता है? स्कोप वहीं पे खत्म हो जाता है। वो वेरिएबल उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो एक मेमोरी स्पेस को रिजर्व करके रखा होता है डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर आ जाने के बाद वो वेरिएबल क्या करता है? उस पर्टिकुलर मेमोरी को फ्री कर देता है, कोई भी मेमोरी स्पेस और रिजर्व नहीं करता। मतलब सिंपल टर्म में अगर बोलें कि अगर हमने एक वेरिएबल को हमारे प्रोग्राम में एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है, तो
बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में काम खत्म होने के बाद ब्लॉक से बाहर जब हमारा वेरिएबल आ जाता है, तब क्या होता है, मतलब हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो जब ब्लॉक के बाहर आ जाता है, तब क्या होता है, वहां पे ब्लॉक के अंदर हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल क्या करता है, जो मेमोरी लोकेशन को वो रिजर्व किया था वो मेमोरी लोकेशन वो डिस्ट्रॉय कर देता है और कोई भी मेमोरी लोकेशन, कोई भी मेमोरी स्पेस रिजर्व करके नहीं रखता। ओके, और ये सारा चीज वो ऑटोमेटिकली करता है, इसीलिए हम इसको ऑटो स्टोरेज क्लास और ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास भी बोलते हैं। ओके, तो अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कोई भी एक ब्लॉक के अंदर, तो अगर हम कोई भी स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, वहां पे हमने अगर कोई भी स्टोरेज क्लास यूज नहीं किया है एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त, ओके, कोई भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट वो पर्टिकुलर वेरिएबल किस तरह के स्टोरेज क्लास के द्वारा डिक्लेयर होता है, ऑटो स्टोरेज क्लास के द्वारा। ओके, सो ऑटो स्टोरेज क्लास इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ ए वेरिएबल। कोई भी एक वेरिएबल को अगर हम डिक्लेयर करते हैं बिना कोई स्टोरेज क्लास यूज करके, तो बाय डिफॉल्ट वो किस स्टोरेज क्लास के द्वारा डिक्लेयर होता है, बाय डिफॉल्ट वो ऑटो स्टोरेज क्लास के द्वारा डिक्लेयर होता है। समझ आ गया कि ऑटो स्टोरेज क्लास क्या है, ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके हम किस तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं उसके लिए हम किस तरह के कीवर्ड्स यूज करते हैं। ओके, तो जबकि हमने पढ़ा है स्टोरेज क्लास को हम यूज करते हैं क्यों, टू डिस्क्राइब द स्कोप, लाइफ टाइम एंड स्कोप, लाइफ टाइम एंड लोकेशन ऑफ ए वेरिएबल। एक वेरिएबल का लोकेशन, एक वेरिएबल का स्कोप एंड एक वेरिएबल का लाइफ टाइम वाला प्रॉपर्टी या फिर इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, स्टोरेज क्लासेस को। सो अगर हम ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप प्रोग्राम के अंदर कहां कहां पे है, मतलब अगर मैंने हमारे प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम कहां कहां पे एक्सेस कर सकते हैं, ये है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप। ओके, तो अगर मैंने एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, जैसे कि सपोज मैं प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूँ void main, ओके, तो ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये होता है एक ब्लॉक। ओके, तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर मैंने अगर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास, देन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल कैन बी एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। ओके, जिस ब्लॉक के अंदर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके, सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर ही हम उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं और कहीं एक्सेस नहीं कर सकते और कहीं यूज नहीं कर सकते। तो ये तो रहा स्कोप। अभी देखते हैं लाइफ टाइम क्या है। अगर हम एक वेरिएबल को ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम कितना है, तो लाइफ टाइम हम किसको बोलते हैं, तो वेरिएबल हम क्यों डिक्लेयर करते हैं, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कोई भी वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर हम एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखने के लिए। तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या करता है, एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व करता है जहां पे वो डाटा को स्टोर करके रखता है। ओके, तो ये कब तक मेमोरी लोकेशन को होल्ड करके रखता है, जब तक उसका लाइफ टाइम प्रोग्राम के अंदर है। ओके, और जब उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाता है तो वो और कोई भी मेमोरी स्पेस रिजर्व करके नहीं रखता। ओके, तो अगर हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम कब तक है, मतलब वो कब तक एक मेमोरी लोकेशन को स्टोर करके रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जब तक हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल है तब तक। ओके, जब हमारा प्रोग्राम का फ्लो का कंट्रोल उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, तब क्या होगा, वो पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम वहीं पे खत्म हो जाएगा और कोई भी मेमोरी स्पेस वो रिजर्व नहीं करेगा। ओके, समझ आ गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा, इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते वक्त प्रोग्राम का कंट्रोल जब तक इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर है, तब तक वो वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व करके रखा होगा जहां पे वो वैल्यू स्टोर करके ऑपरेशन परफॉर्म करता होगा। और जब इस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आ जाएगा मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल एग्जीक्यूशन होते वक्त, तब क्या होगा, वेरिएबल ने जो मेमोरी लोकेशन रिजर्व किया था वो मेमोरी लोकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, उस मेमोरी लोकेशन को और वेरिएबल पॉइंट नहीं करेगा या फिर स्टोर करके नहीं रखेगा। समझ आ गया, वही लिखा है। वंस द कंट्रोल गोज आउट, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त प्रोग्राम का फ्लो का जो कंट्रोल है
एक बार अगर उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आ जाता है प्रोग्राम का फ्लो का कंट्रोल, ओके, तो तब क्या होता है, वो पर्टिकुलर वेरिएबल जो एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता था, वो एक्सेसिबिलिटी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज करके हम और क्या नहीं कर सकते, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। समझ आ गया कि अगर हम ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम कहाँ-कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसका स्कोप कहाँ-कहाँ पे है, और उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम हमारे प्रोग्राम के अंदर कब तक है। ओके, जब तक वो पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल है तब तक, और ब्लॉक के बाहर जब आ जाता है कंट्रोल, तो वहीं पे वो वेरिएबल का लाइफ टाइम खत्म हो जाता है। समझ आ गया? तो इसका मतलब क्या हमने समझा कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर अगर हमने ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको सिर्फ हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही यूज कर सकते हैं, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते। तो समझ आ गया सिंपल टर्म में कि अगर हम एक वेरिएबल को ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर करते हैं, तो वो वेरिएबल कहाँ पे एक्सेस हो सकता है, कहाँ पे यूज हो सकता है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही यूज हो सकता है, उसके बाहर और कहीं भी हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते और एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो हो गया है स्कोप और लाइफ टाइम वाला प्रॉपर्टी जो कि स्टोरेज क्लास डिस्क्राइब करता है। उसके साथ और एक चीज डिस्क्राइब करता है कि हम ये जो स्टोरेज क्लास यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल को कहाँ पे स्टोर करके रखता है, किस लोकेशन में स्टोर करके रखता है, प्राइमरी मेमोरी में या रजिस्टर में। बाय डिफॉल्ट नॉर्मली हमारा जो ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके हम वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करते हैं, तो वो मेन मेमोरी में या फिर रैम में क्या करता है, रैम में हमारे वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन बना के वहां पे डाटा को स्टोर करके रखता है। ओके, तीनों प्रॉपर्टी के बारे में समझ आ गया कि क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है, और ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके अगर हम डिक्लेयर करते हैं कोई वेरिएबल, तो उसका स्कोप क्या है, उसका लाइफ टाइम क्या है और उसका लोकेशन क्या है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, तो जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त उसी वक्त हम वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करते होंगे। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसको इनिशियलाइजेशन मैंने नहीं किया। इनिशियलाइजेशन मीन्स व्हाट, आफ्टर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, if we are assigning some value to that variable, this is called initialization. ओके, तो जरूरी नहीं है कि वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त उसी वक्त हम उसको कोई वैल्यू असाइन करें, मतलब इनिशियलाइजेशन हमेशा करें बोल के कोई जरूरी नहीं है। तो अगर हमने ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त अगर हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो क्या करेगा ऑटो स्टोरेज क्लास, ऑटो स्टोरेज क्लास उस पर्टिकुलर वेरिएबल को क्या असाइन करेगा, गार्बेज वैल्यू असाइन करेगा। ओके, अगर हम ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उस पर्टिकुलर वेरिएबल को अगर हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट ऑटो स्टोरेज क्लास क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को गार्बेज वैल्यू असाइन करेगा। ओके, समझ आ गया? तो एक मतलब जैसे कि अगर हम हमारे प्रोग्राम में एक ऑटो स्टोरेज क्लास वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं, ऑटो वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑटो कीवर्ड यूज करेंगे पहले, उसके बाद उस वेरिएबल में हम जिस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं उस तरह का डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम। ओके, दिस इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं एक वेरिएबल बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास। ओके, तो चलिए इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके अगर हम डिक्लेयर करते हैं कोई वेरिएबल, तो वो वेरिएबल कहाँ पे एक्सेस हो सकता है, अगर मैंने एक वेरिएबल को एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है by using auto storage class, then that particular variable can accessible only that particular block only, सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और उसका लाइफ टाइम सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर ही है। ओके, उसके बाहर अगर हमारा प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल आ जाता है, तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल को और हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमने एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर उसको डिक्लेयर किया है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही हम उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं प्रोग्राम में, हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम लिया है इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया मेन फंक्शन।
तो मेन फंक्शन लेने के बाद, मेन फंक्शन के बाद मैंने ओपन किया कर्ली ब्रेसेस, मतलब मेरा जो ब्लॉक है मैंने शुरू किया, और इस ब्लॉक को मैंने क्लोज कहाँ पे किया है, इस ब्लॉक को मैंने क्लोज किया है यहाँ पे। ओके, उसके बाद मैंने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास। तो ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो किस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर मैंने डिक्लेयर किया है, ब्लॉक 1, फर्स्ट ब्लॉक के अंदर मैंने इसको डिक्लेयर किया है। मतलब ये टोटल ब्लॉक के अंदर हम जहां चाहे वहां पे क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ओपन किया और एक ब्लॉक, ओके, जिस ब्लॉक के अंदर मैंने डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास, जिस ब्लॉक को मैंने क्लोज किया है यहाँ पे। ओके, मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हम इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ओपन किया और एक ब्लॉक, जिस ब्लॉक के अंदर मैंने डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास, इस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये जो सबसे अंदर वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर मैंने डिक्लेयर किया है जो एक वेरिएबल बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास। उस वेरिएबल का वैल्यू मैंने क्या दिया है वहां पे 30। मतलब इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर हम इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। इस वेरिएबल को हमने जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को हम एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने i का वैल्यू 30 दिया है तो वो किस i का वैल्यू प्रिंट करेगा, फर्स्ट i का वैल्यू या सेकेंड i का वैल्यू या थर्ड i का वैल्यू। उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हमने i का वैल्यू जो दिया है उसी i का वैल्यू वो प्रिंट करेगा। तो उसी i का वैल्यू कितना है 30, तो वो प्रिंट करेगा i का वैल्यू 30। ओके, उसके बाद उस पर्टिकुलर ब्लॉक को हमने क्लोज कर दिया। तो अगर उस पर्टिकुलर ब्लॉक को हमने क्लोज कर लिया, मतलब ये जो हमारा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके, ये हमारा हो गया डिस्ट्रॉय। ओके, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को अब हम और कोई भी काम के लिए यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हम आएंगे सेकंड ब्लॉक में। तो सेकंड ब्लॉक में हमने डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल i बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास। तो अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट printf %d। ओके, तो यहाँ पे जो i का वैल्यू हमने प्रिंट करना है वो किस i का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हमने i का वैल्यू जो दिया है उसी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो उसका वैल्यू कितना है 20। ओके, तो यहाँ पे वो वैल्यू 30 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि i का वैल्यू हमने यहाँ पे जो 30 दिया है उसको हमने ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर किया है। तो ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके अगर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही काम कर सकता है। तो ये इसका ब्लॉक तो क्लोज हो चुका है यहाँ पे, तो इसीलिए i का वैल्यू 30 नहीं हो सकता। तो i का वैल्यू कितना है फिर 20। तो i का वैल्यू 20 जिस ब्लॉक के अंदर है उसी ब्लॉक के अंदर ही हम i का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो वो i का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, i का वैल्यू नेक्स्ट प्रिंट करेगा 20। ओके, तो i का वैल्यू 20 प्रिंट करने के बाद फिर क्लोज हो गया वो ब्लॉक। तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक जो अगर क्लोज हो गया तो उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हमने जो डिक्लेयर किया था i का वैल्यू 20, अब उस वेरिएबल को हम और यूज नहीं कर सकते। वो वेरिएबल ब्लॉक क्लोज होने के साथ साथ हो गया डिस्ट्रॉय। ओके, उसके बाद हमने फिर से यूज किया है printf फंक्शन। तो यहाँ पे i का वैल्यू 30 जो डिक्लेयर किया था बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास, वो तो अपने ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा, बाहर काम नहीं करेगा। मतलब i का वैल्यू 30 हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते। उसके बाद हमने दिया था i का वैल्यू 20। ओके, तो i का वैल्यू जहाँ पे हमने 20 दिया था उस पर्टिकुलर ब्लॉक को भी हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया है। और जबकि हमने उसको डिक्लेयर किया है बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास, तो वो ब्लॉक के बाहर उस i के वैल्यू को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी हम जिस ब्लॉक के अंदर हैं, जिस ब्लॉक के अंदर हमने printf फंक्शन को यूज किया है, उस ब्लॉक के अंदर हमने i का वैल्यू कितना असाइन किया है 10, जिस वेरिएबल को की हमने ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे i का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा 10। तो i का वैल्यू 10 यहाँ पे प्रिंट करेगा 20 के बाद। ओके, तो i का वैल्यू यहाँ पे कितना प्रिंट करेगा, i का वैल्यू प्रिंट करेगा 10 किसके बाद 20 के बाद। ओके, तो i का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर लिया कितना, i का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर लिया 10। तो i का वैल्यू प्रिंट करने के बाद उसके बाद क्लोज हो गया ब्लॉक। तो ब्लॉक अगर क्लोज हो गया इसका मतलब क्या, यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया था बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास, वो पर्टिकुलर वेरिएबल भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। उसको और ब्लॉक के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म। तब तक क्या प्रिंट किया 30
20 10। तो यहाँ पे हमने क्या देखा टोटल प्रोग्राम में हमने ये देखा कि अगर हम एक वेरिएबल को ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर करते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल कहाँ पे एक्सेस हो सकता है? सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते। समझ आ गया कि ऑटो स्टोरेज क्लास क्या है, ऑटो स्टोरेज क्लास हम क्यों यूज करते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हो आप रिजल्ट पहले प्रिंट करेगा 30, फिर प्रिंट करेगा 20, फिर प्रिंट करेगा 10। ओके, समझ आ गया ऑटो स्टोरेज क्लास के बारे में। अभी आते हैं और एक तरह के स्टोरेज क्लास के बारे में, जिस स्टोरेज क्लास का नाम है एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। तो एक्सटर्न मतलब क्या? एक्सटर्न मींस एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास हम क्यों यूज करते हैं? इस तरह के स्टोरेज क्लासेस को हम मेनली यूज करते हैं किस तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए? ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। ओके, ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए मतलब क्या? ऐसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को, जिस वेरिएबल को कि हम हमारे टोटल प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकें, किसी भी ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकें। ओके, उस तरह के वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो डिक्लेयर कर सकते हैं कैसे? बाय यूजिंग एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। ओके, इसीलिए हम एक्सटर्न को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो इसको हम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्यों बोलते हैं? दिस इज ए स्टोरेज क्लास which allows us to use a variable which is declared externally in other program files। मतलब जैसे कि इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने एक सी प्रोग्राम लिखा, उसको मैंने सेव किया बाय यूजिंग ए गिवन नेम, एक नेम देके। सपोज मैंने प्रोग्राम का नाम दिया main.c। ओके, तो ये एक प्रोग्राम फाइल है। तो यहाँ पे और एक प्रोग्राम फाइल मैंने बनाया। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम फाइल में सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है i, जिसका वैल्यू मैंने दिया 10। ओके, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है i, उसी पर्टिकुलर वेरिएबल को अगर मैं यूज करना चाहता हूं और एक प्रोग्राम फाइल के अंदर, ओके, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर मैं और एक एक्सटर्नल फाइल का वेरिएबल को अगर लाके यूज करना चाहता हूं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के स्टोरेज क्लास को, उस तरह के स्टोरेज क्लास को बोलते हैं एक्सटर्न। एक्सटर्न एक ऐसा स्टोरेज क्लास है जो कि हमें अलाउ करता है और एक प्रोग्राम फाइल से वेरिएबल को लाके हमारे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यूज करने के लिए बाय यूजिंग एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। ओके, समझ आ गया। और दूसरे क्लास फाइल से, दूसरे प्रोग्राम फाइल से वेरिएबल को लाके हम जो यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, उस वेरिएबल को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर किसी भी ब्लॉक के अंदर क्या कर सकते हैं? इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए उस तरह के वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ओके, समझ आ गया कि तो अगर हम एक्सटर्न स्टोरेज क्लास यूज करके कोई भी वेरिएबल को हमारे प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? बाय यूजिंग एक्सटर्न कीवर्ड। ओके, एक्सटर्न कीवर्ड यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एक्सटर्न स्टोरेज क्लास वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास यूज करके अगर हम एक वेरिएबल हमारे प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम कहां पे एक्सेस कर सकते हैं? हमारे प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम एक्सटर्न स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल, तो उस वेरिएबल को हम हमारे प्रोग्राम में टोटली पूरा हर जगह पे किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हम क्या कर सकते हैं? उस वेरिएबल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो वही लिखा है, these variables are accessible throughout the program। Throughout the program means if we are declaring a variable by using external storage class, then that particular variable can be accessible throughout the program or anywhere in the program। प्रोग्राम में हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, जिस वेरिएबल को हमने एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर किया है। ओके, तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को हम मेनली क्यों यूज करते हैं? मेनली किस काम के लिए यूज करते हैं? सपोज आप कोई एक बड़ा सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, ओके, तो वहां पे अगर आप एक ही प्रोग्राम फाइल में सारा प्रोग्राम लिखोगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रोग्राम फाइल्स करके, अलग अलग प्रोग्राम फाइल्स में प्रोग्राम को छोटे छोटे करके लिखते हैं, फिर उनको लिंक करते हैं। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे पहले एक प्रोग्राम फाइल बनाया। उस पर्टिकुलर प्रोग्राम फाइल में मैंने डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल आई, जिसका वैल्यू मैंने दिया है 10। ओके, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम फाइल में मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई, उसी वेरिएबल को ही मैं अगर यूज करना चाहता हूं और एक प्रोग्राम फाइल में,
तो जिस तरह का स्टोरेज क्लास हमें अलाउ करता है और एक प्रोग्राम फाइल का वेरिएबल को लाके हमारे प्रोग्राम फाइल में यूज करने के लिए, उस तरह के स्टोरेज क्लास को हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है जिसको मैंने सेव किया है बाय यूजिंग द क्लास नेम, बाय यूजिंग द फाइल नेम मेन। ओके, मेन फाइल, प्रोग्राम फाइल का नाम मैंने दिया है मेन। तो ये मेरा एक प्रोग्राम है जहां पे मैंने आई वेरिएबल डिक्लेयर करके जिसका वैल्यू मैंने असाइन किया है 10। ओके, उसके बाद मैंने लिखा और एक प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया बाय गिविंग द नेम प्रोग्राम। ओके, और एक प्रोग्राम फाइल मैंने वहां पे बनाया जिस प्रोग्राम फाइल का नाम मैंने क्या दिया, प्रोग्राम। ओके, जिस प्रोग्राम फाइल का नाम मैंने क्या दिया है, जिस प्रोग्राम फाइल का नाम मैंने दिया है प्रोग्राम। तो अगर मैं ये प्रोग्राम वाला जो फाइल है इसमें अगर मेन वाले फाइल का वेरिएबल को अगर मैं प्रोग्राम वाले फाइल के प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूं तो कैसे यूज कर सकता हूं, बाय यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास हमें अलाउ करता है और एक प्रोग्राम फाइल के वेरिएबल को हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करने के लिए या फिर डिक्लेयर करने के लिए। इफ वी वांट टू डिक्लेयर ए वेरिएबल दैट इज ऑलरेडी यूज्ड इन अनदर प्रोग्राम फाइल, और एक प्रोग्राम फाइल में अगर हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके वहां पे उसको इनिशियलाइज किया है, उस वेरिएबल को अगर हम और एक प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उसको यूज कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास अलाउज अस टू यूज ए वेरिएबल which is already declared in another program file, और एक प्रोग्राम फाइल में डिक्लेयर किया गया वेरिएबल को अगर हम कोई दूसरे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ओके, तो यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये प्रोग्राम, ये जो हमारा दूसरा है हमारा प्रोग्राम जिसको हमने नाम दिया है प्रोग्राम, इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू प्रिंट करेगा 10। ओके, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 10। समझ आ गया कि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को हम क्यों यूज करते हैं। ओके, तो हमने ये देखा था कि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके अगर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल का स्कोप कहां पे है, वो वेरिएबल का स्कोप या फिर एक्सेसिबिलिटी पूरा टोटल प्रोग्राम में है। पूरा टोटल प्रोग्राम में हम कहीं पे भी उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर किया है। ओके, तो अभी देखते हैं लाइफ टाइम। अगर हम एक वेरिएबल को एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम कितना है उस प्रोग्राम के अंदर, कब तक उसका लाइफ टाइम है, मतलब वो कब तक वो वेरिएबल एक मेमोरी स्पेस को रिजर्व करके रख सकता है। पूरा टोटल प्रोग्राम में जब तक प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता तब तक वो वेरिएबल क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को होल्ड करके रखता है। मतलब पूरा टोटल प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता तब तक वो वेरिएबल का लाइफ टाइम रहता है जिस वेरिएबल को हमने एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर किया है। ओके, तो अगर हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने अगर कोई भी वैल्यू नहीं दिया, मतलब यहाँ पे जैसे कि मैंने आई का वैल्यू यहाँ पे दिया है 10, तो सपोज मैंने यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करता, सिर्फ आई का वैल्यू ऐसे आई डिक्लेयर कर लेता, उसको कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता। ओके, तो उस वक्त अगर मैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके आई वेरिएबल को ला के यूज करता और एक प्रोग्राम में, और वहां पे आई का वैल्यू अगर मैं प्रिंट करता तो वो आई का वैल्यू क्या प्रिंट करता, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मैंने यहाँ पे जिस वेरिएबल को एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त अगर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है तो उसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू वो प्रिंट करेगा 0। ओके, तो यहाँ पे जो आउटपुट हमारा आ रहा था 10, उसके जगह पे वो प्रिंट कितना करता, प्रिंट करता 0। समझ आ गया। तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं एक वेरिएबल, नॉर्मल एक्सटर्नल कीवर्ड, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम। ओके, तो यहाँ पे और एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इस वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया है बाय यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके मैंने अगर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, वो कहीं पे भी मैं डिक्लेयर करूं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके, और इसी पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू मैंने इस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर क्या किया है, असाइन किया है। तो अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूंगा, उस वेरिएबल को अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा, क्योंकि
एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को हम हमारे टोटल प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर टोटल प्रोग्राम के अंदर उस वेरिएबल का लाइफ टाइम कब तक है, टोटल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब तक हो रहा है तब तक उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम हमारे टोटल प्रोग्राम के अंदर होता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम कहीं पे भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा 10। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का उसको याद रखना है। हम जब भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके, उस वक्त हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके, जैसे कि एक्सटर्नल इंट आई, तो ये तो हो गया डिक्लेरेशन। तो एक वेरिएबल अगर मैं डिक्लेयर करता हूं बाय यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, एट दैट टाइम आई कैनॉट वी कैनॉट इनिशियलाइज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ओके, external storage class will not allow us to initialize a variable when we are declaring a variable by using external storage class। external storage class यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त external storage class हमें अलाउ नहीं करता डिक्लेयर करते वक्त वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं, ओके, या फिर पहले से इनिशियलाइज कर सकते हैं। समझ आ गया? तो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है कि अगर हम एक वेरिएबल को एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, पर नॉर्मली अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब क्या, नॉर्मली जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसका मतलब क्या, हम इसको डिक्लेयर करने के साथ साथ हम इसको डिफाइन भी करते हैं, डिक्लेयर भी करते हैं, उसके साथ साथ हम इसको डिफाइन भी करते हैं। मतलब क्या, डिक्लेयर करना मतलब हम एक नाम देके उसको हमारे प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करते हैं कि इस नाम का वेरिएबल हमें एक चाहिए। और डिफाइन करना मतलब क्या, कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद वो वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन अगर रिजर्व करता है डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम वेरिएबल को डिफाइन करना। ओके, तो नॉर्मली अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो डिक्लेरेशन के साथ साथ वेरिएबल को डिफाइन भी करता है, डेफिनेशन भी करता है। पर अगर हम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो सिर्फ डिक्लेयर करता है, उस वेरिएबल को डिफाइन नहीं करता। इफ वी आर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल बाय यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, देन इट डज नॉट रिजर्व एनी मेमोरी स्पेस, ये कोई मेमोरी स्पेस रिजर्व नहीं करता। ओके, जब हम इसको नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं तब वो डिक्लेयर करने के साथ साथ मेमोरी स्पेस रिजर्व करके वेरिएबल को डिफाइन भी करता है मेमोरी लोकेशन में। ओके, ये चीज याद रखना। तो दो तरह के स्टोरेज क्लासेस के बारे में हमने पढ़ा, तो अभी हम पढ़ेंगे और एक तरह के स्टोरेज क्लासेस के बारे में, जिस स्टोरेज क्लास का नाम है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास हम किस तरह के स्टोरेज क्लास को बोलते हैं? ओके, तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो वो वेरिएबल एक लोकल स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकता है, ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकता है। मतलब सिंपल टर्म में अगर बोलें, अगर हम एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके, तो उस तरह के वेरिएबल को, उस तरह के वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम बोलेंगे ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल। और अगर हम एक वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर बाय यूजिंग स्टैटिक स्टोरेज क्लास, तो उस तरह के वेरिएबल को हम बोलेंगे क्या, लोकल स्टैटिक वेरिएबल। इफ वी आर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल globally by using static storage class, then that type of variable is called global static variable। And if we are declaring a variable or a local variable within a particular block, एक particular block के अंदर अगर हम एक local variable declare करते हैं by using static storage class, तो उस तरह के variable को हम बोलते हैं क्या, उस तरह के variable को हम बोलते हैं local static variable। तो static storage class यूज करके हम global static variable as well as लोकल स्टैटिक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करेंगे क्या, कौन सा कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे। तो अब तक तो पता चल गया कि हम एक स्टैटिक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप हमारे प्रोग्राम के अंदर कहां कहां तक रहता है, मतलब कहां कहां पे हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं अगर हम एक वेरिएबल को स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो। ओके, तो लोकल स्टैटिक वेरिएबल मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर अगर हम एक वेरिएबल को स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो उस तरह के स्टोरेज, उस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं लोकल स्टैटिक वेरिएबल। तो एक लोकल स्टैटिक वेरिएबल को जबकि हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो एक लोकल स्टैटिक वेरिएबल को या फिर लोकल स्टैटिक वेरिएबल का एक्सेसिबिलिटी या फिर स्कोप
सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर ही होता है, ब्लॉक के बाहर हम लोकल स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। और जैसे कि हमारा कैसे होता था, हम अगर एक स्टोरेज क्लास, ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके अगर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, तो वो वेरिएबल सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस हो पाता था, और उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम भी कब तक होता था, सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही होता था। जब तक हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर था, तब तक ही उसका लाइफ टाइम था। पर यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस है एज कॉम्पेयर टू ऑटो स्टोरेज क्लास। क्या डिफरेंस है? ये सेम है ऑटो स्टोरेज क्लास के साथ स्टैटिक स्टोरेज क्लास का, कि जो हम अगर हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं बाय यूजिंग स्टैटिक स्टोरेज क्लास, तो ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। पर ऑटो स्टोरेज क्लास में जैसे कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर था, ब्लॉक के बाहर उसका कंट्रोल आ जाने से उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाता था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हम एक वेरिएबल को स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर करते हैं, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम टोटल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म होने तक होता है। मतलब जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता, तब तक उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम खत्म नहीं होता। ओके, एक्सेसिबिलिटी और स्कोप ऑटो स्टोरेज क्लास के साथ सेम है, पर लाइफ टाइम डिफरेंट है। ओके, समझ आ गया? तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जैसे कि ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके अगर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वो वेरिएबल उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एक्सेस हो सकता है, और उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम भी सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर ही होता है। पर अगर हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लोकल वेरिएबल, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एक्सेसिबिलिटी सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर तो है, पर उसका लाइफ टाइम पूरा टोटल प्रोग्राम में है। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसका लाइफ टाइम रहता है। मतलब पूरा प्रोग्राम एंड ना होने तक वो वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन को रिलीज नहीं करता, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को होल्ड करके रखता है। समझ आ गया? उसके बाद आते हैं ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल के स्कोप एंड लाइफ टाइम के बारे में। तो अगर हमने एक ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बाय यूजिंग स्टैटिक स्टोरेज क्लास, तो उसका स्कोप कहाँ पे है? ग्लोबल वेरिएबल मतलब टोटल होल प्रोग्राम में हम उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसका लाइफ टाइम भी पूरा टोटल प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होता तब तक है। पूरा टोटल थ्रू आउट द प्रोग्राम उसका स्कोप एंड लाइफ टाइम रहेगा किसका? ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल का। ओके, तो ये तो हो गया स्कोप एंड लाइफ टाइम। ओके, तो उसके बाद आते हैं, अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बाय यूजिंग स्टैटिक स्टोरेज क्लास, तो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? स्टैटिक कीवर्ड, ओके, उसके बाद डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, देन नेम ऑफ द वेरिएबल, ओके, और उसके बाद सेमीकोलन, ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के बाद अगर हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, कोई भी वैल्यू अगर प्रोवाइड नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या वैल्यू असाइन करेगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल को? 0। ओके, जैसे कि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में अगर हम एक्सटर्न कीवर्ड यूज करके, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को अगर हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है, कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू असाइन कर लेता है उस वेरिएबल को? 0। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम कोई वेरिएबल स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर करते हैं, और उस वेरिएबल को अगर हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या वैल्यू स्टोर करता है, असाइन करता है? 0। ओके, समझ आ गया? तो यहाँ पे उसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास को। तो पहले मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन लिया है, और उसके साथ साथ और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन भी लिया है। ओके, मैंने यहाँ पे और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन भी लिया है। ओके, तो उस पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड, कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर हम यूज करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो उसको हम डिक्लेयर पहले कहां पे करते हैं? उसको पहले हम डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में मैंने डिक्लेयर किया है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को। इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को मैं अपने सी प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूं। उसके बाद मैंने ओपन किया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया 2 बार। उसके बाद मैंने अपने मेन फंक्शन को क्लोज कर लिया। उसके बाद मैंने लिया यूजर डिफाइंड फंक्शन डिस्प्ले, और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, जिसको कि मैंने स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर किया है। ओके, तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर मैंने डिक्लेयर किया है इस वेरिएबल को बाय यूजिंग स्टैटिक स्टोरेज क्लास, देन दिस वेरिएबल कैन एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर ही हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और कहीं भी यूज नहीं कर सकते। ओके, बट
इस पर्टिकुलर वेरिएबल को जबकि हमने स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर किया है, तो ये वेरिएबल क्या हो सकता है, ये वेरिएबल टोटल प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता तब तक इस वेरिएबल का लाइफ टाइम खत्म नहीं होगा। मतलब तब तक ये वेरिएबल क्या करता रहेगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को होल्ड करके रखा रहेगा। ओके, तो इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो मेन फंक्शन, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है, मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन में फर्स्ट हमने क्या लिया है, स्टेटमेंट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है हमने। तो डिस्प्ले फंक्शन को अगर कॉल किया है तो वो आएगा डिस्प्ले फंक्शन के पास। तो डिस्प्ले फंक्शन में फर्स्ट वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया है 10, तो वो प्रिंट करेगा आई का वैल्यू 10। ओके, आई का वैल्यू 10 प्रिंट करने के बाद फिर आई का वैल्यू हमने इंक्रीमेंट किया है 1 के द्वारा, तो आई का वैल्यू अभी कितना हो गया, 11। तो आई का वैल्यू जब 11 हुआ तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल मेमोरी लोकेशन में अभी कितना वैल्यू स्टोर करके रखा है, 11। और उस पर्टिकुलर ब्लॉक को क्लोज करने के बाद अगर इस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम खत्म हो जाता तो ये वैल्यू रिमूव हो जाता। पर स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका लाइफ टाइम खत्म होता है क्या, ब्लॉक खत्म होने के बाद। मतलब कंट्रोल अगर ब्लॉक के बाहर चला आता है तो वहां पे खत्म होता है क्या, मतलब लाइफ टाइम खत्म हो जाता है क्या उस वेरिएबल का, जिस वेरिएबल को हमने स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर किया है, नहीं। मतलब ये 11 वैल्यू को स्टोर करके रखेगा मेमोरी लोकेशन में। ओके, कौन सा मेमोरी लोकेशन में, आई वेरिएबल के लोकेशन में। ओके, फिर हम जब ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा फिर हम रिटर्न चले जाएंगे जहां से हमने कॉल किया था डिस्प्ले फंक्शन को। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फिर से हमने कॉल किया डिस्प्ले फंक्शन को। तो फिर से जब हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया वो फिर आएगा डिस्प्ले फंक्शन के पास। और फिर जब आएगा डिस्प्ले फंक्शन के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर किया है उसको वो और एक्सेस नहीं करेगा या फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है कि अगर हम एक वेरिएबल को स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को हम हमारे टोटल प्रोग्राम में, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का टोटल लाइफ टाइम में हम सिर्फ एक बार ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। ए वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग स्टैटिक स्टोरेज क्लास, दैट पर्टिकुलर वेरिएबल कैन ओनली इनिशियलाइज्ड वंस इन द टोटल लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल। उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम हमारे प्रोग्राम में कब तक है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन जब तक हम खत्म नहीं कर लेते तब तक। तो टोटल लाइफ टाइम जब तक है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का, टोटल लाइफ टाइम के अंदर हम सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हैं एक वेरिएबल को, जिस वेरिएबल को हमने स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर किया है। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास को यूज करके जबकि हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इसको हमने पहले ही एक बार इनिशियलाइज कर लिया है और इनिशियलाइज करके उसका वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट ऑलरेडी कर लिया है। तो सेकंड टाइम और इसको हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, उसके बाद वो कहां पे आ जाएगा, इसके बाद वो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे यहाँ पे आई के पास। ओके, और आई का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो आई का वैल्यू कितना स्टोर है वहां पे, आई का वैल्यू वहां पे स्टोर है 11, तो प्रिंट करेगा आई का वैल्यू 11। आई का वैल्यू 11 प्रिंट करने के बाद फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा आई प्लस प्लस, तो फिर वहां पे मेमोरी लोकेशन में कितना स्टोर करेगा, 12। ओके, उसके बाद ब्लॉक खत्म, तो फिर चला जाएगा जहां से हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया था। उसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट और कुछ स्टेटमेंट है नहीं, प्रोग्राम हमारा वहां पे खत्म। तो प्रोग्राम जहां पे खत्म उसी वक्त हमारा वेरिएबल का लाइफ टाइम भी खत्म। और वेरिएबल का लाइफ टाइम खत्म मतलब जिस मेमोरी लोकेशन को उसने रिजर्व किया था वो मेमोरी लोकेशन अभी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब ये जो 12 वैल्यू स्टोर करके रखा था उस वैल्यू को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तब तक कितना वैल्यू प्रिंट किया, 10 11। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास को यूज करके हम कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे हम एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे वही सेम चीज करते हैं बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक के जगह पे यूज करता ऑटो स्टोरेज क्लास और डिक्लेयर करता इस वेरिएबल को, तो क्या होता, आउटपुट क्या आता। अगर मैं ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके इस वेरिएबल को डिक्लेयर करता तो वो हमें अलाउ करता सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर इस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, जो कि हमें स्टैटिक स्टोरेज क्लास भी अलाउ करता था। उसके साथ साथ स्टैटिक स्टोरेज क्लास का लाइफ टाइम, स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो उसका लाइफ टाइम जबकि पूरा टोटल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म होने तक रहता था, पर अगर हम ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका लाइफ टाइम सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर जब तक कंट्रोल है तब तक ही था। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या रिजल्ट आता। तो यहाँ पे मेन फंक्शन में फर्स्ट हम कॉल करेंगे डिस्प्ले फंक्शन को। तो डिस्प्ले फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो डिस्प्ले फंक्शन आएगा यहाँ पे
इसके पास आने के बाद यहाँ पे i का वैल्यू इनिशियलाइज करके कितना किया गया है 10, तो i का वैल्यू प्रिंट करेगा कितना, i का वैल्यू प्रिंट करेगा 10। उसके बाद i का वैल्यू कितना हो गया, i + 1 11, तो वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेगा 11। उसके बाद ब्लॉक खत्म, तो ब्लॉक खत्म होने के बाद वो देखेगा कि वो वेरिएबल हमने जो यूज किया है उस वेरिएबल को हमने किस स्टोरेज क्लास को यूज करके डिक्लेयर किया है, ऑटो। तो ऑटो स्टोरेज क्लास को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे क्या होता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक को खत्म करने के बाद पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर कंट्रोल जब चला आता है तो वो क्या करता है यहाँ पे, और उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को एक्सेस नहीं करता, उस मेमोरी लोकेशन को फ्री कर देता है। ओके, और कोई भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करके नहीं रखता या फिर स्टोर करके नहीं रखता हमारा वेरिएबल। ओके, उसके बाद फिर जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने फिर से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, फिर आएगा डिस्प्ले फंक्शन के पास, उसके अंदर फिर से हमने इनिशियलाइज किया i का वैल्यू 10। तो यहाँ पे जब हमने स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज किया था तो वो हमें अलाउ नहीं कर रहा था मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, जिसकी वजह से हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल को सेकंड टाइम एग्जीक्यूट नहीं करते थे। पर अगर हमने ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल, तो वो हमें अलाउ करता है मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हमारे प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। ओके, तो वहां पे वो फिर से क्या करेगा, i का वैल्यू इनिशियलाइज करेगा 10 और फिर से i का वैल्यू प्रिंट करेगा कितना 10। उसके बाद फिर से i का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, i का वैल्यू फिर से होगा 11 और स्टोर करेगा 11। फिर ब्लॉक खत्म होने के बाद इसको फिर से डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके बाद और कुछ स्टेटमेंट है नहीं, तो तब तक कितना वैल्यू प्रिंट किया 10 10। तो डिफरेंस समझ आया कि अगर हम ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके इसी प्रोग्राम को प्रिंट करते तो आउटपुट आता 10 10, और यहाँ पे जबकि हमने स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके वेरिएबल को एक्सेस किया तो वहां पे कितना प्रिंट किया 10 11। ओके, समझ आ गया डिफरेंस जो कि हमने अभी देखा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि स्टैटिक वेरिएबल यूज करके, मतलब स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर पूरा टोटल वेरिएबल के लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, ओनली एक बार ही इनिशियलाइज कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल को हमारे टोटल प्रोग्राम के अंदर, जब तक उस वेरिएबल का लाइफ टाइम है। ओके, और स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम कब तक होता है, जब तक हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता। मींस टोटल प्रोग्राम में एक वेरिएबल को अगर हमने स्टैटिक वेरिएबल यूज करके, स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर किया है तो उसको हम सिर्फ एक बार ही क्या कर सकते हैं, एक बार ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया। तो अभी आते हैं और एक तरह के स्टोरेज क्लास के बारे में, जिस स्टोरेज क्लास का नाम है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो किस तरह के स्टोरेज क्लास को हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास बोलते हैं, तो आप सुने होंगे कि सीपीयू के अंदर हम जिस तरह का स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी यूज करते हैं उस तरह के स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी को हम बोलते हैं रजिस्टर। Register is a special type of memory which is used inside the CPU to hold some data which is recently needed by the CPU for processing. CPU को अभी प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा चाहिए उसी डाटा को होल्ड करके रखने के लिए CPU के अंदर हम जिस तरह के मेमोरी यूज करते हैं उस तरह की मेमोरी को बोलते हैं रजिस्टर। ओके, तो अब तक हमने जितने तरह के स्टोरेज क्लासेस के बारे में पढ़ा वो सारे स्टोरेज क्लासेस यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल किस लोकेशन में डाटा को स्टोर करके रखता है, किस लोकेशन में मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, रैम में। ओके ओके, तो अगर हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी स्पेस कहां पे रिजर्व करेगा, सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है रजिस्टर में। ओके, this is the only storage class which is used to declare a variable which variable will reserve memory space in the register. Other storage classes will reserve memory space in the RAM. Okay, समझ आ गया। तो we use the register storage class, हम register storage class को यूज करते हैं एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। कब, जब हम चाहते हैं कि वो वेरिएबल मेमोरी स्पेस कहां पे रिजर्व करे, रजिस्टर में, रैम के अलावा। ओके, अगर हम चाहते हैं कि रैम में मेमोरी स्पेस रिजर्व करने के बजाय रजिस्टर में मेमोरी स्पेस रिजर्व करे अगर हमारा वेरिएबल, तो वहां पे हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं हम जिस तरह का स्टोरेज क्लास यूज करके, उस तरह के स्टोरेज क्लास को हम बोलते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास। ओके, तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम जिस तरह का कीवर्ड यूज करते हैं उस तरह के कीवर्ड को हम बोलते हैं रजिस्टर। ओके, तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास जो है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास पूरा एग्जैक्टली सेम है ऑटो स्टोरेज क्लास किस तरह,
मतलब ऑटो स्टोरेज क्लास को हम क्यों यूज करते थे? एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास, देन that particular variable can be accessible only within that particular block, and the lifetime of that particular block is only within that particular block. Similarly, if we are declaring a variable by using register storage class, then also the accessibility, or we can access that particular variable only that particular block, and the lifetime of that particular block particular variable is also only within that block. ओके अगर हम कोई वेरिएबल को रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर है, और उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम भी सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही है। और जब उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आ जाता है प्रोग्राम का कंट्रोल, तो तब क्या होता है, और हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही वो वेरिएबल जो मेमोरी लोकेशन को मतलब स्टोर किया था या फिर लोकेट किया था, ना ही उस लोकेशन को हम कुछ एक्सेस कर सकते हैं। वही लिखा है, द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड यूजिंग रजिस्टर स्टोरेज क्लास हैज लाइफ टाइम विद इन द ब्लॉक ओनली। अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करके, तो जिस ब्लॉक के अंदर हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करके, सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर जब तक हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल है तब तक उसका लाइफ टाइम है, और उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आने के बाद उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाता है। ओके जैसे कि मैंने बोला कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास सेम है ऑटो स्टोरेज क्लास की तरह। जैसे कि ऑटो स्टोरेज क्लास का स्कोप या फिर एक्सेसिबिलिटी सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर था। मतलब अगर एक ब्लॉक के अंदर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास, तो सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते थे। सिमिलरली अगर हम एक रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करके भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उस वेरिएबल को भी हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं और कहीं एक्सेस नहीं कर सकते। तो स्कोप के बारे में पता चला, लोकेशन के बारे में भी पता चल गया, उसके बाद लाइफ टाइम के बारे में भी पता चल गया। ओके बट जबकि ऑटो स्टोरेज क्लास और रजिस्टर स्टोरेज क्लास दोनों पूरा एग्जैक्टली सेम है, दोनों का स्कोप एंड लाइफ टाइम जबकि एग्जैक्टली पूरा सेम है, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच डिफरेंस सिर्फ एक है, दोनों के बीच डिफरेंस है लोकेशन का। अगर हम ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका लोकेशन कहां पे होता है? रैम में। और अगर हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका लोकेशन कहां पे होता है? रजिस्टर में। ओके और इन दोनों में से फास्टर स्पीड ऑफ सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? रजिस्टर, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर है। तो अगर हम एक रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये ज्यादा फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू दैट वेरिएबल व्हिच वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास। ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल से ज्यादा फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करता है हमें वो वेरिएबल जिस वेरिएबल को हमने रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर किया है। ओके तो अगर हम जबकि ऑटो स्टोरेज क्लास के साथ पूरा सिमिलर है, पूरा सेम है रजिस्टर स्टोरेज क्लास, तो ऑटो स्टोरेज क्लास में अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको अगर हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो क्या वैल्यू असाइन करता है उस वेरिएबल को? गार्बेज वैल्यू। वहां पे भी अगर हम एक रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल को अगर हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है तो वो वेरिएबल क्या वैल्यू उसको उस वेरिएबल को हम क्या वैल्यू असाइन करते हैं? गार्बेज वैल्यू असाइन करते हैं। ओके तो इस तरह के अगर हम कोई वेरिएबल रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो उसको प्रोग्राम के शुरू से ही या फिर ब्लॉक के शुरू से ही डिक्लेयर करना एक अच्छा आदत है, अच्छा प्रैक्टिस है। तो हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं एक रजिस्टर storage class variable by using register keyword, then data type of the variable, then name of that variable, then semicolon. Okay तो वही जबकि ऑटो स्टोरेज क्लास के साथ सिमिलर है, इक्वल है हमारा क्या? रजिस्टर स्टोरेज क्लास। वही सेम एग्जांपल हमने लिया है ऑटो स्टोरेज क्लास में, हमने जो एग्जांपल लिया था, बस डिफरेंस हमने क्या रखा? डिफरेंस हमने वहां पे ये रखा है कि ऑटो की जगह पे हमने यहाँ पे लिया है रजिस्टर। ओके वही सेम आउटपुट प्रोवाइड करेगा क्योंकि पूरा प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है लोकेशन का। क्योंकि ऑटो स्टोरेज क्लास के यूज करके हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो वेरिएबल किस लोकेशन में था? रैम में। और यहाँ पे रजिस्टर स्टोरेज क्लास के यूज करके हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो कहाँ पे स्टोर है? रजिस्टर में। ओके और कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, बाकी सारा
सेम है। तो यहाँ पे जबकि हम ऑटो स्टोरेज क्लास हो या फिर रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करके अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल कहाँ पे एक्सेस हो सकता है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हमने आई का वैल्यू कितना दिया, 30, तो आई का वैल्यू 30 सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर ही प्रिंट कर सकता है। आई का वैल्यू यहाँ पे हमने दिया है 20, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आई का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 20। और फिर यहाँ पे हमने आई का वैल्यू दिया है 10, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू ब्लॉक के अंदर आई का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 10। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 30, 20, 10। ओके, जो कि आउटपुट हमारा प्रोग्राम प्रिंट करेगा। ओके, तो आज के क्लास में हमने 4 तरह के स्टोरेज क्लासेस के बारे में पढ़ा। तो 4 तरह के स्टोरेज क्लासेस में हमने 3 चीजों के बारे में ध्यान दिया कि अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इनमें से कोई भी स्टोरेज क्लास यूज करके, तो उसका स्कोप हमारे प्रोग्राम के अंदर कहाँ कहाँ पे है, मतलब कहाँ कहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका लाइफ टाइम हमारे प्रोग्राम में कब तक है, और उसके साथ साथ उसका लोकेशन कि वो किस लोकेशन में वैल्यू को स्टोर करके रखता है। ओके, तो अगर हम ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके डिक्लेयर करते हैं कोई वेरिएबल कोई एक ब्लॉक के अंदर, सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, और उसका लाइफ टाइम भी सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर ही होता है, और ये मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है कहाँ पे, रैम में। और रजिस्टर स्टोरेज क्लास जबकि ऑटो स्टोरेज क्लास के साथ सेम है, तो ये भी अगर हम इसको ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए हैं तो उसी ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, इसका लाइफ टाइम भी उसी ब्लॉक के अंदर ही है, पर मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है कहां पे, मेमोरी स्पेस पे रिजर्व करता है रजिस्टर में। ओके, उसके बाद अगर हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर एक ब्लॉक के अंदर उसको डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ, पर उसका लाइफ टाइम पूरा टोटल प्रोग्राम में रहता है, मतलब पूरा थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता, पूरा टोटल प्रोग्राम खत्म जब तक नहीं होता एग्जीक्यूशन, पूरा टोटल प्रोग्राम तक उसका लाइफ टाइम रहता है। ओके, और मेमोरी स्पेस कहां पे रिजर्व करता है, रैम में। ओके, और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल कहां पे एक्सेस हो सकता है, टोटल प्रोग्राम में, मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब टोटल प्रोग्राम में हम उस वेरिएबल को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसका लाइफ टाइम भी थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। जब तक हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता, तब तक क्या होता है, जब तक हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता तब तक वो वेरिएबल का लाइफ टाइम हमारे प्रोग्राम के अंदर रहता है। ओके, और इस वेरिएबल को हम स्टोर करते हैं किस मेमोरी लोकेशन में, रैम में। ओके, जिसके बारे में हमने आज के क्लास में टोटल में डिस्कस किया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।